22। कल हमने परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के रेवेन्यू कर्व स्टडी किए थे। इससे पहले हमने इन दोनों के कॉस्ट कर्व स्टडी किए थे। तो अब फर्म को इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, फर्म कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। तो इकोनॉमिक्स में हम जब भी आउटपुट डिटर्मिनेशन की तरफ जाएंगे कि फर्म कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, तो उसके लिए जरूरी होता है कि यूनिट टू यूनिट बेसिस के ऊपर देखा जाए कि कोई यूनिट कितने का बन रहा है और कोई यूनिट कितने का सेव हो रहा है। मतलब किसी यूनिट की कॉस्ट प्राइस क्या है और उस यूनिट की सेल प्राइस क्या है, उन दोनों को कंपेयर करेंगे और फर्म हर वो यूनिट सेल करेगी जिसमें उसको थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो रहा। सो यहां यूनिट टू यूनिट बेसिस पे देखा जाएगा कि फर्म कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगी या कितना आउटपुट सेल करेगी। बेसिकली यहां ये असम्पशन ली जाती है कि फर्म जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस करेगी वो सारे का सारा आउटपुट सेल हो जाएगा। सो हम आउटपुट डिटर्मिनेशन फर्म आउटपुट कितना प्रोड्यूस करेगी, उसके लिए हम देखेंगे यूनिट्स कॉस्ट प्राइस, वो यूनिट बना कितने का था, एंड यूनिट्स सेल प्राइस, वो यूनिट एक इंडिविजुअल यूनिट सेल कितने का हो रहा है। अब किसी यूनिट की आउटपुट के किसी यूनिट की जो कॉस्ट प्राइस है वो निकलेगी मार्जिनल कॉस्ट से। मार्जिनल कॉस्ट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, द चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय अ यूनिट चेंज इन आउटपुट। कि आउटपुट को अगर आप एक सिंगल यूनिट इंक्रीज करते हैं तो टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आता है। इसी तरह अगर हम यूनिट की सेल प्राइस देखें तो वो निकलेगी मार्जिनल रेवेन्यू से, कि वो यूनिट एक्चुअली बना कितने का है। मार्जिनल रेवेन्यू मींस द चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय अ यूनिट चेंज इन सेल्स। कि एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने से टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आएगा दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। तो अब हम बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू से फर्म का आउटपुट डिटरमिन करेंगे, फर्म कितना आउटपुट सेल करेगी। करेंगे क्या, हम ग्राफिकली फाइंड करते हैं। एक्स एक्सिस पे आ गई क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे आ गई मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू। अब हमने ड्रॉ करना है मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व। परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व था एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। व्हाट अबाउट मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट का कर्व शार्पली नीचे जाएगा और फिर शार्पली ही ऊपर चला जाएगा एक टिक की तरह, नियरली एक टिक की तरह बनेगा। अब फर्म को आउटपुट कितना प्रोड्यूस करना चाहिए? असूली तौर पे तो यह बनता है कि फर्म इस पॉइंट पे आउटपुट प्रोड्यूस करे। मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट थोड़ी है, यानी कि यूनिट बन कम पैसों का रहा है और सेल ज्यादा पैसों का हो रहा है, मतलब फर्म को प्रॉफिट होगा इसके अंदर। सो क्या फर्म को इस पॉइंट पे आउटपुट डिटरमिन करना चाहिए जहां मार्जिनल रेवेन्यू हाई है और मार्जिनल कॉस्ट कम है। व्हाट अबाउट दिस यूनिट? अगर हम इस यूनिट की बात करें, क्या हो रहा है? बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू अभी भी हाई है। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का जो गैप था वो कम हो गया, लेकिन अभी भी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है। हम अज्यूम करते हैं यहां पे मार्जिनल रेवेन्यू 10 है और मार्जिनल कॉस्ट 7 रुपीस है, फर्म को 3 रुपीस का प्रॉफिट होगा। यहां क्या हो सकता है, मार्जिनल रेवेन्यू तो 10 ही है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, थोड़ी बढ़ गई।
अज्यूम कर लेते हैं 8 रुपीज है, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ गई लेकिन फिर भी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है। अभी भी मार्जिनल रेवेन्यू 10 है, मार्जिनल कॉस्ट 8 है, अभी भी 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगर फर्म ये वाला यूनिट सेल नहीं करेगी तो ये 2 रुपए का प्रॉफिट भी नहीं होगा। सो फर्म को ये वाला यूनिट बेचना चाहिए कि चलो प्रॉफिट थोड़ा ही सही लेकिन मिल तो रहा है। व्हाट अबाउट दिस यूनिट? मार्जिनल कॉस्ट मजीद बढ़ गई, 9 रुपीज पे चली गई, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू अभी भी हाई है। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से अभी भी ज्यादा है। मार्जिनल रेवेन्यू 10 रुपीज का है, मार्जिनल कॉस्ट 9 रुपीज की है, अभी भी 1 रुपए का प्रॉफिट है। ये यूनिट भी बेचना चाहिए ताकि ये 1 रुपए का ही सही, थोड़ा सा प्रॉफिट ही सही फर्म को लेना चाहिए। व्हाट अबाउट दिस लेवल? इस यूनिट पे क्या हो रहा है? मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। 10 रुपीज का मार्जिनल रेवेन्यू है, 10 रुपीज ही मार्जिनल कॉस्ट है, मतलब फर्म यूनिट जितने का बना रही है उतने का ही सेल हो रहा है। क्या फर्म को ये यूनिट बेचना चाहिए? रेवेन्यू और कॉस्ट तो बराबर है, फर्म को क्या फायदा इस यूनिट के बेचने का? फर्म को अभी भी फायदा है। कोई यूनिट जितने का बन रहा है, अगर फर्म उस यूनिट को उसी रेट पे सेल करती है, फर्म को तब भी फायदा होता है। यह फायदा किस तरह मिलेगा? बेसिकली किसी भी यूनिट की कॉस्ट कैसे लिख लेगी? रेंट ऑफ लैंड प्लस वेजेस ऑफ लेबर प्लस इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल प्लस प्रॉफिट ऑफ एंटरप्रेन्योर। चैप्टर 1 में हमने स्टडी किया था कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिलते हैं तो प्रोडक्शन होती है। सो यहां भी बेसिकली 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही मिल रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इन चारों की कॉस्ट को ऐड कर लें, हमारे पास आउटपुट की कॉस्ट आ जाएगी। सो लैंड का रेंट ऐड करेंगे, लेबर की वेजेस ऐड करेंगे, कैपिटल का इंटरेस्ट ऐड करेंगे और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट बन जाएगी। इट मीन इस कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट ऑलरेडी शामिल है। अगर यूनिट को कॉस्ट प्राइस के ऊपर सेल कर दिया जाए तब भी वो प्रॉफिट, ओनर का वो प्रॉफिट जो उसने कॉस्ट के अंदर ऑलरेडी शामिल कर दिया हुआ है, वो प्रॉफिट ओनर को हर सूरत मिलेगा। इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि ओनर भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। वो वर्कर्स को मैनेज कर रहा है, रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है, डिसीजन मेकिंग कर रहा है, तो उसको भी उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। उसके रिवॉर्ड को भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा होना चाहिए। सो ओनर अपना थोड़ा सा प्रॉफिट हर यूनिट की कॉस्ट में ऐड कर देता है और उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। सो अगर फर्म जितने का यूनिट बन रहा है उतने का ही सेल कर दे, तब भी ये वाला प्रॉफिट उसको मिलेगा जो ऑलरेडी मार्जिनल कॉस्ट का हिस्सा है। दैट्स व्हाई जब कोई बिजनेसमैन ये कहता है कि वो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट कोई शेयर सेल कर रहा है, इट डजंट मीन कि उसने आपसे प्रॉफिट नहीं लिया। बेसिकली वो क्या छोड़ता है? वो अपना एबनॉर्मल प्रॉफिट छोड़ देता है। जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसने आपसे अर्न करना होता है वो उस प्रॉफिट को वेव कर देता है, उस प्रॉफिट को फोरगो कर देता है, लेकिन अपना नॉर्मल प्रॉफिट वो आपसे फिर भी लेता है उस काम के अगेंस्ट, उन सर्विसेज के अगेंस्ट जो वो बिजनेस के लिए परफॉर्म कर रहा है। सो अगर फर्म कॉस्ट टू कॉस्ट भी यूनिट को सेल करती है तब भी ओनर को नॉर्मल प्रॉफिट लाजमी होगा। सो इस पॉइंट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट।
यहां फर्म की मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर है, तो फर्म इतना आउटपुट सेल करेगी विच इज इक्वल टू OQ। फर्म OQ आउटपुट सेल करेगी, इतने यूनिट सेल करेगी। जिन यूनिट्स में फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा था, मार्जिनल कॉस्ट कम थी, वो यूनिट फर्म ने सेल किए। क्यों? उन यूनिट्स के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल रहा है, और ये जो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू का जो गैप है, इस गैप को कहते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इन यूनिट्स के अंदर वो प्रॉफिट भी मिल रहा है, तो ये यूनिट तो फर्म लाजमी सेल करेगी। व्हाट अबाउट दिस यूनिट? यहां मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल है मार्जिनल कॉस्ट के, नॉर्मल प्रॉफिट ही सही मिल तो रहा है, सो ये वाला यूनिट भी फर्म को सेल करना चाहिए। इससे आगे चलते हैं। अब मार्जिनल कॉस्ट हाई है, मार्जिनल रेवेन्यू कम है, यानी कि ओनर को अपना नॉर्मल प्रॉफिट भी सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, जो कि वो कभी नहीं करता। दैट्स व्हाई कोई भी फर्म हो वो वहीं तक सेल करती है जहां उसका मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल हो। सो ये पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसे हम कहते हैं नेसेसरी कंडीशन ऑफ फर्म इक्विलिब्रियम। मार्जिनल कॉस्ट should be equal to मार्जिनल रेवेन्यू। फर्म उस वक्त तक अपना आउटपुट प्रोड्यूस करती रहेगी जब तक मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल नहीं आ जाता। इसे हम कहते हैं नेसेसरी कंडीशन ऑफ फर्म इक्विलिब्रियम। यहां पे आके फर्म इक्विलिब्रियम में आएगी। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इस लेवल तक फर्म अपना आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। So MC should be equal to MR. Marginal revenue should be equal to marginal cost. अब हमने यहां भी तो MC equal to MR था, यहां इक्विलिब्रियम क्यों नहीं दिया? यहां भी तो ले सकते थे, यहां भी MC is equal to MR है। वजह क्या है? यहां आउटपुट बहुत कम है और इस पॉइंट के बियॉन्ड हो क्या रहा है? मार्जिनल कॉस्ट में कमी आ रही है, तो फर्म वो वाला यूनिट क्यों ना सेल करे जिनकी मार्जिनल कॉस्ट कम है और मार्जिनल रेवेन्यू हाई है। सो जहां शुरू में फर्म की MC इक्वल टू MR है, हम देखेंगे क्या उस पॉइंट के आगे कोई ऐसा एरिया है जहां MC कम और MR ज्यादा हो, मार्जिनल कॉस्ट थोड़ी और मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा हो। तो इस पॉइंट के आगे ऐसा एरिया मौजूद है, तो फर्म अपना आउटपुट बढ़ाती जाएगी। यहां आके मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू का गैप मैक्सिमम हो गया। मार्जिनल कॉस्ट लीस्ट पॉइंट पे है, रेवेन्यू अपनी जगह फिक्स है, तो ये यूनिट तो लाजमी बेचने चाहिए जहां वो कॉस्ट कम तरीन आ रही है। इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई, लेकिन फिर भी मार्जिनल रेवेन्यू से कम है। यूनिट बन सस्ता रहा है, बिक महंगा रहा है, ये यूनिट तो लाजमी सेल करने चाहिए। फिर एट द एंड हम पहुंच गए पॉइंट E तक, दैट्स पॉइंट E, जहां MC इक्वल टू MR। इस यूनिट को बेचने पे भी फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट लाजमी होगा, तो फर्म को ये वाला यूनिट भी बेचना चाहिए। इस पॉइंट के बियॉन्ड देखें, मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज कर रही है, मार्जिनल रेवेन्यू कम है। इट मीन अब कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, यूनिट बन महंगा रहा है, बिक सस्ता रहा है, ये वाला यूनिट फर्म को नहीं बेचना चाहिए। दैट्स व्हाई इस पॉइंट के बियॉन्ड फर्म प्रोडक्शन नहीं करेगी, फर्म आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगी। सो बेसिकली मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कर्व, इनका सिर्फ एक फंक्शन है और वो फंक्शन है आउटपुट डिटर्मिनेशन। फर्म आउटपुट कितना प्रोड्यूस करेगी, फर्म का प्रॉफिट कहां से निकलेगा? प्रॉफिट का तो एक ही फार्मूला है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। सो प्रॉफिट के लिए हमें टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को ही देखना पड़ेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए
आपको मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के कर्व्स ड्रॉ करने होंगे। दिस इज कॉल्ड नेसेसरी कंडीशन ऑफ फर्म इक्विलिब्रियम। जहां भी हमने आउटपुट को डिटरमिन करना होगा वहां हम मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के कर्व्स ड्रॉ करेंगे। जिस जगह मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को कट करेगा उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यहां क्योंकि दो बन रहे थे, ये वाला पॉइंट हमारे लिए फिजिबल नहीं है। वजह इस पॉइंट के बियॉन्ड, इस पॉइंट से आगे मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है, मार्जिनल रेवेन्यू हाई है, ये यूनिट तो लाजमी बेचने चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू होगी, फर्म तब भी यूनिट सेल करती जाएगी, आउटपुट प्रोड्यूस करती जाएगी। रीजन क्या है? मानना कि कॉस्ट बढ़ रही है लेकिन रेवेन्यू से कम है। तो जब आपकी कॉस्ट कम है, रेवेन्यू ज्यादा है, एक यूनिट बन सस्ता रहा है, बिग महंगा रहा है, then why not to sell that unit? Why not to produce that unit? That's why फर्म तब तक प्रोडक्शन करती रहेगी जब तक मार्जिनल कॉस्ट बढ़ते बढ़ते मार्जिनल रेवेन्यू पे इक्वल ना जाए, which is point E. So जब भी आउटपुट डिटरमिन करना होगा हम मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के कर्व्स ड्रॉ करेंगे। Firm equilibrium under perfect competition in short run। शॉर्ट रन में फर्म का इक्विलिब्रियम क्या होगा? इसके कई केसेस हैं। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था? जहां लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, तमाम फर्म्स एक ही जैसी प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, मार्केट में एंट्री पे कोई पाबंदी नहीं है, तमाम की तमाम फर्म्स प्राइस टेकर्स हैं और परफेक्ट नॉलेज है। बायर और सेलर दोनों को परफेक्ट नॉलेज है प्रोडक्ट से मुताल्लिक और मार्केट से मुताल्लिक। सो सबसे पहला केस, इधर आ जाएगा आउटपुट, इधर आ जाएगा आपका एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड प्राइस। इन सारे कर्व्स के अलग अलग नाम लिख दें या बेशक लिख दें रेवेन्यूज एंड कॉस्ट्स, आपकी मर्जी है। यानी कि इन पांचों की जगह रिप्लेस करते हैं रेवेन्यूज एंड कॉस्ट, तब भी आपकी मर्जी है। सो हमें एक तो चाहिए एवरेज रेवेन्यू का कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व ड्रॉ करते हैं। एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व सेम होगा, दोनों इकट्ठे ही बनेंगे। अब एक हमें कर्व चाहिए एवरेज कॉस्ट का, ये आपका आ गया एवरेज कॉस्ट का कर्व। अब इक्विलिब्रियम के लिए हमें चाहिए मार्जिनल कॉस्ट, ये आपका आ गया मार्जिनल कॉस्ट का कर्व। पहले एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू ड्रॉ किया, एवरेज कॉस्ट ड्रॉ किया, मार्जिनल कॉस्ट ड्रॉ किया। अब फर्म को इक्विलिब्रियम कहां होगा? 4 पॉइंट आ रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहां तो एवरेज कॉस्ट आ रही है मार्जिनल रेवेन्यू के, सो ये पॉइंट तो नहीं होगा। यहां मार्जिनल कॉस्ट इक्वल आ रही है एवरेज कॉस्ट के, ये पॉइंट भी नहीं होगा। यहां मार्जिनल कॉस्ट इक्वल आ रही है मार्जिनल रेवेन्यू के, ये पॉइंट कहलाएगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से क्या हुआ? इस पॉइंट से नीचे लाइन लेके जाएंगे, जिस जगह पे इसने कट किया एक्स एक्सिस को, वहां से क्वांटिटी का फैसला हो गया, आउटपुट डिटरमिन हो गया कि फर्म OQ आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। सो
इक्विलिब्रियम पॉइंट का और कोई फायदा नहीं है सिवाय इस चीज के आउटपुट डिटर्मिनेशन की जा सके, फर्म कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। इक्विलिब्रियम पॉइंट वहां आया वेयर MC इज इक्वल टू MR और यहां से आउटपुट डिटरमिन हो गया। अब यहां से लाइन नीचे देखे गए, OQ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? हमने एवरेज रेवेन्यू का फार्मूला पढ़ा था, टोटल रेवेन्यू ओवर क्वांटिटी। तो अगर हम इसी फार्मूले को रीअरेंज करें, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी। सो टोटल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए करेंगे क्या? एवरेज रेवेन्यू को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां आ जाए, टोटल रेवेन्यू है एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी। क्वांटिटी तो है OQ, क्वांटिटी आ गई OQ। इस क्वांटिटी पे एवरेज रेवेन्यू क्या है? इस क्वांटिटी से एक लाइन लेके जाएं एवरेज रेवेन्यू की तरफ। कहां कट कर रही है? क्वांटिटी से लाइन लेके गए एवरेज रेवेन्यू तक, इस पॉइंट E पे जाके कट कर रहा है। सो OQ क्वांटिटी के ऊपर इतना होगा एवरेज रेवेन्यू विच इज EQ। तो एवरेज रेवेन्यू आ गया EQ। क्वांटिटी है OQ, एवरेज रेवेन्यू है EQ। ये तो बेसिकली रेक्टेंगल बन गई, लेंथ इनटू विड्थ। अगर आपको याद हो तो आपने इंटर में या मैट्रिक में ये फार्मूला पढ़ा होगा, रेक्टेंगल के एरिया का लेंथ इनटू विड्थ दैट इज एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो OQ इनटू EQ, ये तो रेक्टेंगल का एरिया बन गया। कौन सी रेक्टेंगल? जिसकी लेंथ है OQ और विड्थ है EQ। ये तो बेसिकली पूरी ये वाली रेक्टेंगल बन रही है। तो हम टोटल रेवेन्यू को ये भी लिख सकते हैं OQ इनटू EQ, बेसिकली दिस इज OP। ये पूरी की पूरी रेक्टेंगल ही फर्म का रेवेन्यू है। देन कम्स टोटल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का हमने फार्मूला पढ़ा था, टोटल कॉस्ट ओवर क्वांटिटी। अगर इसी फार्मूले को रीअरेंज करें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। इट मीन क्वांटिटी को एवरेज कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट का फार्मूला आ गया एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। क्वांटिटी तो यही है OQ। एवरेज कॉस्ट के लिए क्या करेंगे? इस क्वांटिटी से एक लाइन लेके जाएं एवरेज कॉस्ट की तरफ। इस क्वांटिटी से लाइन लेके गए एवरेज कॉस्ट की तरफ, यहां कट किया, पॉइंट हो गया P। तो फर्म की एवरेज कॉस्ट आ रही है BQ। क्वांटिटी है OQ, एवरेज कॉस्ट आ रही है BQ। यहां से लाइन ले ताकि रेक्टेंगल पूरी की जा सके। तो क्वांटिटी है OQ, एवरेज कॉस्ट है BQ, ये भी तो रेक्टेंगल ही है, लेंथ इनटू विड्थ। तो टोटल कॉस्ट बन गई ये पूरी की पूरी रेक्टेंगल OABQ। तो ये आपकी आ गई टोटल कॉस्ट रेक्टेंगल OABQ। अब फर्म का रेवेन्यू ज्यादा है OPEQ,
फर्म की कॉस्ट कम है, ओ ए बी क्यू, रेवेन्यू ज्यादा, कॉस्ट कम। तो ये वाला जो क्वेश्चन दरमियान में आ रहा है एपीईबी, दैट इज कॉल्ड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों? यहां फर्म का टोटल कॉस्ट कम है, टोटल रेवेन्यू ज्यादा है। अगर फर्म कॉस्ट टू कॉस्ट भी सेल करे तो इसे नॉर्मल प्रॉफिट होगा, लेकिन ये तो कॉस्ट से ज्यादा कमा रही है, इट मीन इसका मुनाफा, इसका प्रॉफिट नॉर्मल से ज्यादा है। दैट्स व्हाई दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट। ये पहला केस है आपका फर्म इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन। दूसरा केस, रेवेन्यूज एंड कॉस्ट इन अ क्वांटिटी। हमने बात की कि ये मार्केट जो है, जो फर्म है, ये परफेक्ट कंपटीशन में फॉल कर रही है। परफेक्ट कंपटीशन की हमने एक क्वालिटी पढ़ी थी, नो बैरियर्स टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, कि नई फर्म के दाखिले पे कोई पाबंदी नहीं है। अब होगा क्या? फर्म का एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस। एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू अपनी जगह पे है, होगा क्या? जब दूसरी फर्म्स देखेंगी कि ये वाली फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, वो फर्म्स भी मार्केट में एंटर होना शुरू हो जाएंगी। वजह क्या है? मार्केट में एंट्री पे बैरियर है ही नहीं, नई फर्म के दाखिले पे रुकावट है ही नहीं, नई फर्म एंटर होना शुरू हो जाएगी। जब मार्केट में नई फर्म्स एंटर होंगी, होगा क्या? जाहिर बात है, जो भी नई फर्म मार्केट में आएगी उसे लैंड चाहिए होगी, तो नई फर्म्स के आने से लैंड की डिमांड बढ़ेगी। लैंड की डिमांड बढ़ने से क्या होगा? रेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जितनी नई फर्म्स आएंगी उन्हें लेबर चाहिए होगी, जब लेबर की डिमांड बढ़ेगी वेज रेट हाई हो जाएगा। नई फर्म्स को कैपिटल चाहिए होगा, जब कैपिटल की डिमांड बढ़ेगी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। सो मार्केट में जब नई फर्म्स एंटर होंगी, तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे होना शुरू हो जाएंगे। जब तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे होंगे तो आपकी एवरेज कॉस्ट ऊपर चली जाएगी। क्या होगा? एवरेज कॉस्ट का कर्व ऊपर चला जाएगा। ये आपका आ गया एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट पहले एवरेज रेवेन्यू के नीचे से गुजर रहा था, अब ये एवरेज रेवेन्यू के ऊपर से गुजर रहा है। सॉरी, अब ये एवरेज रेवेन्यू को टच करते हुए गुजर रहा है। फर्म इक्विलिब्रियम कहां लेगी? इक्विलिब्रियम के लिए हमें चाहिए मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इक्विलिब्रियम कहां आया? पॉइंट ई के ऊपर, वेयर एमसी इज इक्वल टू एमआर। यहां से आउटपुट का फैसला हो गया ओक्यू। फर्म ओक्यू आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। एवरेज रेवेन्यू क्या है इस क्वांटिटी पे? EQ। एवरेज कॉस्ट क्या है इस क्वांटिटी पे? वो भी EQ। सो टोटल रेवेन्यू क्या होगा? एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी। क्वांटिटी है OQ, एवरेज रेवेन्यू क्या है? EQ। ये तो फिर रेक्टेंगल बन गई, लेंथ इनटू विड्थ, तो टोटल रेवेन्यू आ गया OPEQ। देन व्हाट अबाउट टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट होगी एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। क्वांटिटी तो है OQ, यहां से लाइन लेके जाएं एवरेज कॉस्ट की तरफ, इधर ही बनती है, तो एवरेज कॉस्ट है EQ। एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट की आ गई OPEQ। फर्म
जितना कमा रही है उतना ही इसका एक्सपेंस है। तो होगा क्या, जो एबनॉर्मल प्रॉफिट पहले हो रहा था, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था, वो खत्म हो जाएगा और अब फर्म अर्न करेगी नॉर्मल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कहां से आएगा, फर्म तो कॉस्ट टू कॉस्ट सेल कर रही है, बेसिकली ये वो वाला प्रॉफिट है जो ऑलरेडी फर्म की कॉस्ट में शामिल है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। that is second case of firm equilibrium under perfect competition in short run. So जो abnormal profit था वो long run में dry out हो गया। Then comes third case, quantity, average revenue, average cost, marginal revenue, marginal cost, price। अब क्या है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू अपनी जगह पे है प्राइस के, क्योंकि फर्म परफेक्ट कंपटीशन में काम कर रही है, मार्केट में नई फर्म की एंट्री पे बैरियर नहीं है, सो अभी मजीद फर्म्स मार्केट में एंटर होती जा रही है। सो होगा क्या, नई फर्म के एंटर होने से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड में इजाफा होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो जाएंगे, लैंड का रेंट बढ़ जाएगा, लेबर की वेजेस बढ़ जाएगी, कैपिटल का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो एवरेज कॉस्ट मजीद हाई हो जाएगी। पहले एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से नीचे थी, फिर ये एवरेज रेवेन्यू के बराबर हुई, अब ये एवरेज रेवेन्यू से ऊपर चली गई। इक्विलिब्रियम कहां देंगे, उसके लिए हमें मार्जिनल कॉस्ट चाहिए, एमसी। तो जिस जगह पे एमसी इक्वल टू एमआर है वो पॉइंट आ गया ई, इक्विलिब्रियम। यहां से लाइन नीचे लेके आए, आपके पास आउटपुट डिटरमिन हो गया ओ क्यू। तो टोटल रेवेन्यू क्या आएगा, टोटल रेवेन्यू आएगा एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी, क्वांटिटी है ओ क्यू। एवरेज रेवेन्यू के लिए क्या करेंगे, इस क्वांटिटी से लाइन लेके जाएं एवरेज रेवेन्यू की तरफ, एवरेज रेवेन्यू है ई क्यू, तो लेंथ इनटू विड्थ, तो बेसिकली टोटल ओपी ई क्यू आ गया आपका टोटल रेवेन्यू। ये पूरी की पूरी रेक्टेंगल है आपका टोटल रेवेन्यू। व्हाट अबाउट टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का फार्मूला एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, क्वांटिटी तो है ओ क्यू, एवरेज कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट के लिए इस क्वांटिटी से लाइन लेके जाएं एवरेज कॉस्ट की तरफ बी, तो क्वांटिटी है ओ क्यू और एवरेज कॉस्ट है बी क्यू। ये भी तो रेक्टेंगल बन गई, लेंथ इनटू विड्थ, ये रेक्टेंगल बन जाएगी ओ ए बी क्यू। फर्म का टोटल रेवेन्यू कम है, टोटल कॉस्ट ज्यादा है, तो इसे हम बोलेंगे नॉर्मल लॉस। जहां फर्म का टोटल रेवेन्यू कम है, टोटल कॉस्ट ज्यादा है, तो जो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का गैप है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। दैट इज थर्ड केस, नॉर्मल लॉस और सब नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि वो प्रॉफिट जो नॉर्मल से भी कम है। नॉर्मल लॉस का ये कतई मतलब नहीं है कि फर्म नुकसान में जा रही है, फर्म को नुकसान होना शुरू हो चुका है। इसका यह भी मतलब हो सकता है कि फर्म जो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही थी अब वो नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं कमा रही, नॉर्मल प्रॉफिट भी कम होना शुरू हो गया, या पॉसिबल है फर्म थोड़ा बहुत नुकसान उठा रही हो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। ये तीन केस हो गए। एक चौथा केस भी होता है विच इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस, वो मैं आज नहीं करवाऊंगा। उसके लिए आपने करना क्या है, जब आप ये लेक्चर स्टडी करेंगे आपने अपने रजिस्टर के ऊपर एक पेज खाली छोड़ देना है, उसके ऊपर हेडिंग दे देनी है एबनॉर्मल लॉस।
वो इंशाल्लाह हम 1 या 2 दिन बाद करेंगे इंशाल्लाह उसको। फिलहाल आपने बेसिकली आज आपने करना क्या है, आज के दिन आपने फॉर्म इक्विलिब्रियम को स्टडी करना है और उसके अलावा आप लोगों ने एक और काम करना है कि इन डायग्राम्स को आपने बार बार ड्रॉ करना है। कम से कम 2 से 3 बार इन डायग्राम्स को ड्रॉ करें। वजह क्या है, अब चैप्टर 5 के अंदर हमारी डायग्राम्स ही चलेंगी। आज तो हमने परफेक्ट कंपटीशन की डायग्राम बनाई है शॉर्ट रन में। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी लॉन्ग रन की डायग्राम होगी, मोनोपोली की डायग्राम होगी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की डायग्राम्स होंगी, ओलिगोपोली की डायग्राम होगी। अगर आप डायग्राम्स साथ साथ ड्रॉ नहीं करेंगे तो ये डायग्राम्स मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। इन डायग्राम्स के अंदर आने वाला मामूली सा फर्क आपकी डायग्राम को टोटली गलत कर देगा। सो आपने इन डायग्राम्स को लाजमी ड्रॉ करना है। अब एक चौथा केस हमारा रह गया, फॉर्म इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन, और चौथा केस है एबनॉर्मल लॉस। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी दिन में बनाएंगे। मैं आपको लेके जा रहा हूं फॉर्म इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग रन। या इस लेक्चर को हम यहीं तक कंक्लूड कर देते हैं और उस लेक्चर को हम पेंडिंग कर लेते हैं कमिंग लेक्चर के लिए। तो कमिंग लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह फॉर्म इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग रन स्टडी करेंगे इंशाल्लाह, और उसके साथ मोनोपोली स्टार्ट करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी उसी के साथ स्टार्ट हो जाए। सो आज के दिन आपका मेन काम ये है, इस लेक्चर को 2 बार एटलीस्ट सुने और जो डायग्राम मैंने ड्रॉ की हैं उन डायग्राम्स को लेक्चर के साथ साथ खुद भी ड्रॉ करते जाएं। बाकी इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज।